हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर डाउट्स को डिस्कस करेंगे, जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड है जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे एंड वन बाय वन हम लोग आप लोग के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेज कर सकते हैं इमोजी वाला। एंड एक बार हमारे क्वेश्चंस ओवर हो जाए तो हम लोग वन बाय वन आपके डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं सब लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। तो आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर मुफीक मालिक, जो कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर एंड मेडिकल कैनबिस एक्सपर्ट हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में और इस सेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर मुफीक मलिक इस सत्र के लिए हमारे विशेषज्ञ वक्ता हैं, जो कि एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक और मेडिकल कैनबिस सहित अन्य पूरक और वैकल्पिक उपचारों में विशेषज्ञता रखते हैं। डॉक्टर मुफीद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और न्यूट्रासूटिकल्स, जिनको पूरक भी बोला जाता है, इन सब पर अंतर्दृष्टि साझा करेंगे, जो कैंसर के उपचार के दौरान सहायक हो सकती हैं। वो कैंसर में मेडिकल कैनबिस का उपयोग करने के लाभ के साथ साथ उपचार के बाद कैंसर की पुनरावृत्ति की संभावना को कम करने के बारे में भी, जो जो प्राकृतिक तरीके होते हैं उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि एक समग्र दृष्टिकोण से कैंसर अगर ट्रीट करा जाए तो वो कितना लाभदायक होता है। तो इसके साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। एंड अभी जो सबसे पहला सबसे मेजर हम लोग बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदा के बारे में। तो सबसे जी पहला क्वेश्चन सर यही है दैट आयुर्वेदा कैसे हेल्पफुल है कैंसर में और कैंसर के साइड इफेक्ट्स को कम करने में। देखिए, आयुर्वेद में काफ़ी समय से कैंसर को जो है एक अगर माना जाए तो ग्रंथि रोग के रूप में माना जाता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई गाँठ या कोई ग्रंथि होती है तो उसको जो है वृद्धि रोग कहा गया है आयुर्वेद में। और उसका जो है सुश्रुत जो हमारा चिकित्सा का ग्रंथ है उसमें काफ़ी इसके बारे में वर्णन ये बताया गया है कि इसकी चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए, ठीक है? और आयुर्वेद में उसके लिए क्या-क्या प्रभावी उपचार बताए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में काफ़ी समय से जो है इसका वर्णन भी है और इसकी चिकित्सा काफ़ी पुराने समय से की जा रही है। और दूसरी बात जो हमारी जैसे कि हम आपसे मेन कैनाबिस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो कैनाबिस जो है वो भी एक प्लांट है, एक पादप है, ठीक है? जो कि जिसको कि कैनाबस सटाइवा जो उसका बॉटेनिकल नेम है, तो ये इसको जो आम भाषा में भांग या भंग वगैरह कहा जाता है, ठीक है? उससे ये यूज़ होता है, तो इसमें कुछ ऑयल्स जो एसेंशियल ऑयल्स वगैरह होते हैं, उनको जो है हम यूज़ करते हैं इसके लिए और ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है और काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है इस पर, जो जिसके लिए ये काफ़ी प्रभावी उपचार है। जी सर। थैंक यू सो मच सर इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। एंड एक ये क्वेश्चन, कई लोगों को लोग पूछते हैं कि ऐसे कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं या नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो कि उनको फायदा कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद भी। जी, देखिए मेन तो हमारा क्या है कि जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी है, उसपे हमें मेन काम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो ये जो हमारी इम्यूनिटी अगर किसी भी कारण से वीक होती है, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारी ऐसी औषधियाँ बताई गई हैं, हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में, ठीक है? उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आँवला वगैरह है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है, ठीक है? और भृंगराज भी बहुत अच्छा काम करता है। पेन के लिए भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, जो आयुर्वेद में हमारा बताई गई है और उसमें क्या है कि जो मेन हमारा जो हमारा मेन पर्पज़ है, वो ये है कि हमारा जो पेशेंट है, वो किसी भी उसको एक तो उसकी जनरल हेल्थ उसकी सुधरे,
ठीक है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि शरीर में रोग तभी होते हैं जब हमारा व्याधि शमन हो, यानी कि जो हमारा इनर, जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो सभी प्रकार के रोगों में व्याधि शमन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। जी सर। एंड सर एक जैसे कि हम लोग अभी मैंने कैनबिस के बारे में बात करेंगे, तो मेडिकल कैनबिस का पहले तो लोग ये पूछते हैं कि वो सेफ है क्या कंज्यूम करना कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, क्या वो सेफ रहता है कंज्यूम करना, एंड क्या वो डायरेक्टली लिया जा सकता है या जरूरी है कि वो किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से ही लिया जाए? देखिए, किसी भी चीज़ का सर्टिफ़ाइड तो होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको एक प्रॉपर कोई मेडिकल जो एक्सपर्ट है उसकी देख-रेख में ही कोई-सी भी मेडिसिन स्टार्ट की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें रोगी की जो कंडीशन है और जो उसकी प्रकृति है, उसका ध्यान रखते हुए हमें औषधि की व्यवस्था करनी पड़ती है। रोगी का बल कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी वय कितनी है, ऐज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी मात्रा हमको देनी पड़ती है। तो ये तो एक ज़रूरी है कि किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट या चिकित्सा विशेषज्ञ की देखरेख में ही किसी भी दवाई का उपयोग किया जाना चाहिए, चाहे वो कैनाबिस हो या कोई भी नॉर्मल आयुर्वेद की मेडिसिन हो, तो उसका यूज़ हमें किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट के सुपरविज़न में ही किया जाना चाहिए। जी सर। थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। एंड मेडिकल कैनबिस के बारे में जैसे आपने बताया कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही इम्पोर्टेंट है। सर बेसिकली मेडिकल कैनबिस का यूज क्या है, वो कैसे बेनिफिट कर सकता है कैंसर हुँ। पेशेंट्स को? जी। एंड साइड इफेक्ट मैनेजमेंट में भी जैसे बोला जाता है कि पेन एंड ऑल में वो काफी हेल्प करता है, तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो मेडिकल कैनाबिस है, उसका अभी कोई एक प्रॉपर एक वो पता नहीं लग पाया है कि वो किस प्रकार कार्य करता है। लेकिन क्या है कि जो हमारे शरीर में जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, जो उनके रूप में जाने वाले जो एक विशिष्ट एक प्रकार के जो रिसेप्टर हैं, जिसको हम कंपेल करके ये हमारी जो कैनाबिस है, वो चिकित्सा का काम करती है। उसमें जो टीएचसी है और सीबीडी ऑयल्स हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करते हैं कि ये विभिन्न रिसेप्टर्स के साथ में कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन होकर के उनकी एक चेन बनाते हैं और उस चेन में क्या होता है कि जो हमारे जैसे सेल्स में कोई मसल्स में पेन है, ठीक है? या उसकी जो एक पेन के जो रिसेप्टर्स हैं, उसको वो धीरे-धीरे कम करते हैं। मतलब उसका पेन का जो इंटेंसिटी है, उसको वो कम करते हैं। तो ये और दूसरा क्या करते हैं कि जो हमारी कैंसर सेल्स हैं, आप जानते हैं कि कैंसर सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। मतलब कैंसर एक प्रकार से आप कहें तो एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। मतलब ग्रोथ तो होती है हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर में ग्रोथ नहीं होगी, तो हम छोटे से बड़े नहीं हो पाएँगे। मतलब ऐज के हिसाब से हमारा ग्रोथ होती है ना, तो उसका कारण है कि सेल्स हमारी डिवाइड होती हैं। लेकिन वो सेल्स जो हमारी डिवाइड होती हैं, वो एक हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल है। लेकिन जब ये ग्रोथ जो है हमारी न्यूक्लियस अनकंट्रोल्ड हो जाती है, यानी उसपे न्यूक्लियस का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये कहीं भी जा कर के और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इस जो ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, उसको ही ये कैंसर का नाम दिया गया है। तो ये जो हमारी कैंसर सेल्स हैं, उनकी उनको जो है उनकी ग्रोथ होने को भी ये कंट्रोल करता है, जो हमारा कैनाबिनॉइड्स है, सीबीडी ऑयल्स। जी सर। थैंक यू सो मच, आपने जो बेनिफिट्स बताए हैं एंड ये बताया कि वो एग्जैक्टली exactly कैसे कैंसर को क्या बोला जाता है और कैसे हेल्प करता है वो। तो सर एक ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहती थी दैट जैसे ट्रीटमेंट के बाद हमेशा चांसेस रहते हैं कि कैंसर रेकरेंस भी हो सकता है। तो उस चीज के लिए मतलब कैंसर रेकरेंस के रिस्क को कम करने के लिए ऐसी कोई नेचुरल रेमेडीज हैं, कोई आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, सप्लीमेंट्स, ऐसी कोई चीजें जिनसे चांसेस कम हो सकते हैं इसके? हाँ, देखिए, कैंसर का जो है रिकरेंस को कम करने का एक ही उपाय है कि वो जो सेल्स हैं, उसकी ग्रोथ जो है अनकंट्रोल्ड ना हो। उसके लिए हमें अपना डाइट में और बहुत सा जो हमारा जो हमारी डाइट प्लान है, उसको ठीक करना पड़ेगा और जो फैक्टर्स हैं
यानी जिन कारणों से जो उसके हमारे शरीर में जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं, जो उसके मेन कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको हमें अवॉइड करना होगा। तो अगर हम उस प्रकार के जो कार्सिनोजेन जिनको बोलते हैं, ठीक है? उनको हमें उस वातावरण में नहीं रहना है या उन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, तब जाकर के जो है ये इसको दोबारा रिकरेंस कम किया जा सकता है। जी सर। तो जैसे कि अभी आपने बताया भी है कि डाइट का इतना इम्पोर्टेंट और मेजर रोल है, तो उसी की रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि फिर डाइट में ऐसी क्या चीज़ें खानी चाहिए एंड क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, जिससे फ़ायदा हो सकता है? जी। हेलो, सर, एम आई ऑडिबल? यस। जी सर। तो आई थिंक मेरी वॉइस अभी बीच में चली गई थी। सर, मैं यही पूछ रही थी दैट हमें डाइट रिलेटेड फिर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? खाना-पीना क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए हमारे डाइट में, रोज़ की डेली डाइट में, और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, एक तो हमारे जो आजकल का समय है, उसमें क्या है कि जो हमारा खाना-पीना है, उनमें ज़्यादातर केमिकल मिक्स हैं। चाहे हमारे फल हों, सब्जियाँ हों, दूध हो, इन सब चीज़ों में कुछ न कुछ कार्सिनोजन है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे जो काम होते हैं, जैसे कोई पेंट या रेज़िन का जो काम करते हैं, उन लोगों में भी ये संभावना होती है, इस प्रकार की। तीसरा चीज़ है, जो हम खाना होटल वगैरह से मँगाते हैं या खाते हैं, उनमें जो मेनली एक कॉज़ है, वो है तंदूर। जैसे तंदूरी जो उसमें जैसे कोई भी नॉन-वेज हो या हम रोटियाँ जो हमारी डाइट में लेते हैं, वो तंदूर की बनी होती हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत से जो लोग टबैको वगैरह का सेवन करते हैं, ठीक है? उनको भी ये संभावना होती है और उसमें अलग-अलग प्रकार का अंगों के अनुसार उनका नाम होता है कैंसर का, ठीक है? वो अलग अकॉर्डिंग टू साइट है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो उनको जो है इन चीज़ों से यानी जो उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, जो उसके कारक हैं, उनको हमें अवॉइड करना होगा और उन चीज़ों को हमें अपनी डाइट से दूर करना होगा। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आजकल जो हमारे देखा जा रहा है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है कैंसर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हमारे इंडिया में भी आगे जो है इसकी बहुत ज़्यादा बताते हैं कि जो रिसर्च है, जो डाटा है, वो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि होने की संभावना है। क्योंकि मेनली जो है फीमेल्स में जैसे ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, इनका ज़्यादा संभावना होती है। और मेल्स में क्या है कि जो प्रोस्टेट कैंसर का बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज है जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें जल्दी पता नहीं लग पाता है। जो लक्षण आते हैं, वो सेम जो हमारा जैसे प्रोस्टाइटिस वगैरह होती है, तो उसके लक्षण आते हैं, ब्लड आता है, पेन होता है, पेन नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हम बहुत सी जाँचें हैं, वो कराते हैं, उसके बाद में वो कन्फर्म हो पाता है, ठीक है ना? तो कुल मिला के ये है कि जो हमारा इस समय का सिनेरियो है, वो उसका कारण है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, वो उसका मेन कारण है। दूसरा हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में, शास्त्रों में बताई गई हैं, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए और जैसे हमारे आँवला बताया गया है, तुलसी का सेवन बताया गया है, ठीक है? ये चीज़ें हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इनको एक डेली डाइट के रूप में हमको रेगुलर लेना चाहिए, ठीक है? और उससे जो है हम इन चीज़ों से जो कैंसर के कारण हैं जो हैं, कैंसर के जो रोग हैं, उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने जो डाइटरी टिप्स बताई हैं, जो-जो चीज़ें आपने बताई हैं कि जैसे आपने आंवला तुलसी के बारे में बताया, सो काफ़ी वो हेल्पफुल रहता है।
तो सर एक ये मैं पूछना चाहती थी दैट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे आपने बताया कि आंवला एंड तुलसी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इम्यूनिटी के साथ-साथ अक्सर बहुत बार देखा जाता है कि ना ब्लड काउंट्स काफ़ी लो हो जाते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब ऐसी कोई नेचुरल वेज़ हैं? जी, ब्लड काउंट आरबीसी जो हो जाती हैं कम, उसको बढ़ाने के लिए डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पालक है और हमारा गाजर है, ठीक है, चुकंदर है या लोहे के बर्तनों में खाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, हम अपनी डाइट उसमें यूज़ कर सकते हैं डेली के उसमें, तो उससे भी जो है हमारी आरबीसीज़ की संख्या बढ़ती है। और आजकल आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी औषधियाँ भी हैं, जो कि आरबीसी काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। इवन कि अगर आरबीसी उनका बिल्कुल 6 और 8 भी रह जाता है, तो उसको भी विदाउट किसी इंजेक्शन के या उसके केवल आयुर्वेदिक औषधियों से ही उसमें बढ़ाया जाता है। जैसे पुनर्नवा वो मंडूर है, ठीक है, लौह भस्म है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं आरबीसी काउंट बढ़ाने के लिए। जी सर। थैंक यू सो मच आपने ब्लड काउंट्स बताने के लिए जो टिप बताई है एंड सर मैं पूछना चाहती थी कि पहले तो कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर्स को और कैंसर केयर गिवर्स को? हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो बिल्कुल घबराए नहीं। कैंसर कोई ऐसा पहले समय में ऐसा माना जाता था कि ये एक बहुत ही फैटल डिज़ीज़ है और इसका कोई इलाज किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, इसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट अब आयुर्वेद में भी है, एलोपैथ में भी है और इसको हम बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। मरीज़ अपना बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ जी सकता है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी ज़्यादा कठिनाई की बात नहीं होती है। तो सबसे पहले तो उसको एश्योरेंस दें कि आपको कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं हुई है और लेकिन उसमें ये देखना पड़ता है कि हमारा कैंसर है किस स्टेज में, उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर शुरुआत में अगर जल्दी पता लग जाता है, रोगी बिना समय गँवाए, बिना अपने आप को क्योंकि उसमें समय और धन दोनों की हानि होती है। तो उसमें क्या है कि उसको पेशेंट अगर समय पे आ जाता है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो उसकी लाइफ़ जो है उस सुधर सकती है। उसका जो जीवन स्तर है, वो काफ़ी हद तक अपना वो नॉर्मल लाइफ़ में आ सकता है, जो जीवन की उसकी मुख्य धारा है। ठीक है? इसमें हम जो है, जो हमारे सीबीडी ऑयल्स हैं या जो कैनाबिस जैसे भांग का जो हम आम भाषा में बोलते हैं, तो उसको हम काफ़ी हद तक इसमें अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिशनर उसमें बहुत अच्छे से और बहुत आराम से और बिना किसी डरे हुए इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। मतलब उसको जैसे कि बहुत ज़्यादा आप जानते हो कि जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो हम अगर ये कैनाबिनाइड्स वगैरह के जो सीबीडी ऑयल वगैरह देते हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, उसको नींद अच्छे से आती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ठीक है? उसके बाद में अगर कोई जैसे उसकी कीमो या रेडियोथेरेपी हुई है, उसके बाद में पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उसके बाद में उसमें रेस्टलेसनेस होने लगती है, तो हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियों से उसकी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और साथ में सीबीडी वगैरह देने के लिए दूसरा ये है कि पेन बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत सारे कैंसर के रोग उसमें मल्टीपल माइलोमा वगैरह इन चीज़ों में, ठीक है? तो उसमें जो है हम सीबीडी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें पेन में बहुत उसको आराम आ जाता है और एक्स्ट्रा कोई पेन किलर लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत मिनिमम डोज़ सबलिंगुअली हम उसको दे सकते हैं और उसकी मात्रा सुबह-शाम बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है? तो उसमें एक तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत तेज़ी से होता है और दूसरा क्या होता है कि उसमें ज़्यादा डोज़ लेने की आवश्यकता नहीं होती मेडिसिन में। तो इसलिए भी है उसको काफ़ी जो सीबीडी ऑयल्स हैं, जो हमारे कैनाबिस के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है और रोग को रोकने में काफ़ी प्रभावी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी सर, बिल्कुल। टोटली अग्रीड आपने कितना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है इस बारे में एंड एक ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी जैसे कि बोला जाता ही है कि होलिस्टिक और इंटीग्रेटिव केयर कितना इम्पोर्टेंट होता है आज अब जो कैंसर के
तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ना लोग समझें कि मेडिकल के साथ साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज होती हैं, जो डाइट का रोल होता है, एक्सरसाइजिंग का रोल होता है, वो बहुत जरूरी होता है। तो इसी एरिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रहे हैं जैसे कि ज़ेनोंको.आईओ, उनके ऊपर आप कोई व्यूज अपना बताना चाहेंगे? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जेन एनको है, जो ये कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और यूनिक हैं। और दूसरा क्या है कि इनके प्रोडक्ट्स की जो उसमें मात्रा है, जैसे 4000 एमजी है, तो उसमें देने के लिए इसमें एक प्रॉपर एक ना उसका मेज़रमेंट करने के लिए इन्होंने वो भी दिया है इसमें सीरिंज जैसे, जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दिया जाता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उससे जो है ये बिल्कुल जितनी मात्रा उसको देनी है, उतनी मात्रा हम कैलकुलेट करके पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसमें जो मेडिजेन वगैरह जो इनके प्रोडक्ट हैं, वो जो कैनाबिस लीफ एक्सट्रैक्ट है, मैं समझता हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी और कारगर उपचार है। इसमें पेन के लिए और स्ट्रेस लेवल को वापस कम करने के लिए पेशेंट के, तो काफ़ी उसका लाइफ का जो स्तर है वो सुधर जाता है और उसको काफ़ी आराम आता है। तो ये कुछ इनके अच्छे, और दूसरा है कि जो पेशेंट को एक ये एम्पैथाइज़ेशन, जो ये कंपनी उसका प्रॉपर ध्यान रखती है, डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखती है और उन्होंने स्पेशली डायटीशियंस वगैरह इसके लिए दिए हैं। और एक पर्टिकुलर जो अप्रोच है, यानी पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के डाइट वगैरह जो प्लान की जाती है और उसको एक प्रॉपर टीम उसको मॉनिटर करती है। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो कंपनी का है, उसको ओवरऑल पूरी तरह वो एक जो होलिस्टिक अप्रोच है, उसको वो फ़ॉलो करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मेरा कहना यही है कि ये कंपनी जो काम कर रही है वो द बेस्ट है इस क्षेत्र में, और मैं उनके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो इसी प्रकार से अपना योगदान कैंसर के पेशेंटों को ठीक करने के लिए देते रहें। और आने वाले समय में हम इस महामारी पे, क्योंकि आने वाले समय में एक महामारी बनने वाली है, तो इसलिए उसके ऊपर जागरूकता अभियान, क्योंकि सबसे पहले जो है हमको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम के, क्योंकि मैंने बताया कि अर्ली डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। बहुत दिन तक तो पेशेंट जो है वो नॉर्मल जो डॉक्टर हैं उन्हीं से इलाज कराते रहते हैं। तब जाके बहुत ज़्यादा दिन, जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसलिए मेरा जो सबसे ज़्यादा है कि अवेयरनेस कैंपेन इसके लिए चलाया जाना चाहिए कि अगर किसी प्रकार के कोई ऐसे लक्षण आपको मिल रहे हैं, कहीं गाँठ है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे स्वेलिंग आ रही है या कोई लम्प है, तो उन चीज़ों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और ख़ासकर स्त्रियों में, क्योंकि स्त्रियों में क्या होता है, जो हमारी लेडीज़ हैं, वो थोड़ी संकोची स्वभाव की होती हैं, तो वो जल्दी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाती। तो मेरा इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से यही कहना है कि जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स एंड गायनी जो हैं, उनको ये चाहिए कि वो प्रॉपर समय-समय पर सर्वाइकल जो है उसका परीक्षण कराते रहें और मैमोग्राफी वगैरह उनको एडवाइस करते रहें, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल है कैंसर में, उसको जो है वो काबू किया जा सके। और पुरुषों में प्रोस्टेट का जो सबसे ज़्यादा होता है, या माउथ का जो सबसे ज़्यादा जो लोग टोबैको वगैरह का सेवन करते हैं, उन लोगों को जीवा का कैंसर है, गले का है, ईसोफेजिंग का है, ठीक है? उसके बाद में फिर और बाद में, और वो तो बहुत कम प्रतिशत है, जैसे लीवर का, किडनी का, ये तो अलग है। लेकिन जो मेन है, उनको जो है ध्यान में रखकर अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग समय से होती रहे, तो उस पर हमें जल्दी पता लगेगा, उसको हम जल्दी डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएँगे और उससे जो है पेशेंट की जान भी बचाई जा सकती है, उसकी लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सर। आपने जो इतना अच्छे से पहले बताया मेडिकल कैनबिस का जो हम जो प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने जो पूरा बताया है अपने व्यूज़, एंड प्लस आपने जो अवेयरनेस वाली बात बताई, बहुत टोटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों में। लोगों को पता ही नहीं चलता है बिकॉज़ जितना जल्दी पता चलेगा उतना अच्छे से इलाज हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है। थैंक यू सो मच। इतना सब अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, इतनी चीज़ें समझाने के लिए।
एंड तो मेरे जो क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स आपने बहुत अच्छे से दे दिए हैं। एंड आपके लिए कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, एंड कुछ लोग भी हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम लोग विद इन द जो हमारे सेशन का टाइम है उसके अंदर अंदर जितना हो सकेगा उतना डिस्कस कर लेंगे सर। एंड उससे पहले मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप की डाउनलोड की लिंक यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हैं आप लोग इस पे भी पूछ सकते हैं, एंड साथ में ऐप आप जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि ऐप पे आप कैंसर पेशेंट्स, केयर गिवर्स एंड डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड उनसे अब भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो सर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आरती जी पूछना चाहती हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कोई नेचुरल ऐसे फूड्स हैं, कोई नेचुरल वेज? जी, नेचुरल फ्रूट्स हैं। आप अनार जो है वो बहुत अच्छा है, जिसको दाड़िम कहा गया है, और ये आयुर्वेद में दाड़िमाष्टक अवलेह करके भी मिलता है। और नॉर्मल आप अनार वैसे खाइए। और पालक है, दूसरा गाजर है, चुकंदर है, इन सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका आरबीसी काउंट निश्चित रूप से बढ़ेगा और उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। जी सर, थैंक यू सो मच। एंड आरती जी का एक और क्वेश्चन है, एनल फिशर्स जिन्हें एनल अल्सर्स भी बोलते हैं, उसको मैनेज करने के लिए कोई वेज, कोई तरीके हैं? जी, देखिए मैंने जैसे तुलसी का ज़िक्र किया है, तो तुलसी जो है एक बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक भी कहिए और एंटीबैक्टीरियल भी है। उसको आप जैसे अपना ब्रश वग़ैरह करते हैं, उसके बाद में पानी में डाल के 2-4 बूँद उसको माउथ में रखकर थोड़ी देर के लिए, जिसको कि कवल बोलते हैं, मुँह में रख कर के 5-10 मिनट के बाद उसको फिर आप कुल्ला कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है खदिरादी बटी होती है, उसको 3-4 बटी को आप पानी में घोलकर या मुँह में रखकर उसको चूस सकते हैं, तो वो भी अल्सर को हील करने में काफ़ी अच्छा। मुलेठी, जिसको हम ग्लाइसोराइज़ा ग्लेब्रा, मुलेठी का सेवन भी बहुत अच्छा इसमें माउथ के जो अल्सर्स हैं, उनमें अच्छा काम करता है। तो उस ची इन चीज़ों का आप यूज़ करके ये अल्सर्स को ठीक कर सकते हैं। और तुलसी के पत्तों को चबा भी सकते हैं, वो भी एक अच्छा वो है। तीसरी चीज़ जो हमारा घरों में एक जैसे फिटकरी होती है, फिटकरी को भी पानी में बोल करके थोड़ी देर उसको कुल्ला करने से भी मुँह के अंदर बैक्टीरिया वग़ैरह हमारे मर जाते हैं। और तीसरा चीज़ जो है, और एक मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हल्दी, कुरकुमा, लौंगा, ठीक है? उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा कहिए कि एंटीबायोटिक भी है, आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है हल्दी, एंटी बैक्टीरियल भी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हल्दी की। तो उसको आप नेचुरल अपने डाइट में शामिल करिए, और जो कच्ची हल्दी जिसको अम्बा हल्दी भी बोलते हैं, उसका जूस निकाल कर के वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको 2 या 1 या 2 चम्मच डेली आप ले सकते हैं। तो ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, और इन रोगों से दूर रहने में आपकी मदद होगी। जी सर, थैंक यू सो मच आरती जी का क्वेश्चन को आंसर करने के। एंड अजीत जी का एक क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि मुझे रेक्टल कैंसर है, और पिछले 4 साल से उन्हें रेक्टल कैंसर है स्टेज 3 का, और उन्हें बार बार डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई नेचुरल उपाय हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो रेक्टम है हमारा, जो कोलन के पास है, तो वहाँ पर जब हमारे अंदर इसकी जो लाइनिंग है, जो म्यूकोसा है, जो ल्यूमेन है, वो डैमेज हो जाती है, तब वहाँ से कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को लंबे समय से आईबीएस रही है, तो भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपने थोड़ा डाइट पे ध्यान दीजिए, और खाने में ऑयली, स्पाइसी, नॉन-वेज इनको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ ऐसी लेनी है जो हमारी अग्नि का वर्धन करे, यानी जो हमारे शरीर में जो भोजन अग्नि हमारी पचाती है, उसको हमें उसकी वृद्धि करनी है। अगर वो हमारी अग्नि बढ़ जाएगी, तो हमारा भोजन सही से पचेगा। फिर हमको ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या लूज़ स्टूल या लूज़ मोशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? दूसरा मैंने आपको अनार का एक बताया था। अनार में क्या करना है कि अनार का जो आपको फ्रूट लेना है, खाना है,
तो उसमें उसको जो अनार के दानों को चूसना है और उसके अंदर जो बीज होता है उसको फेंक देना है। तो उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। दूसरा आता है एक बिलवादी ले करके, बिलवादी यानी बेल का वो एक मेडिसिन है आयुर्वेद की, उसका आप यूज़ करिए और कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक या उसको अवॉइड करें, जो कि हमारे उसको पेट को ठीक करने के लिए जैसे हम एंटी डायरियल वगैरह देते हैं, उसको यूज़ नहीं करना है। नेचुरल जो प्रोडक्ट हैं, उन्हीं पे यूज़ करना है। जैसे बेल का शरबत या बेल का मुरब्बा आप खाइए, उससे आपको फ़ायदा होगा। अग्निवर्धन के लिए जो मैंने आपको बताया, उन चीज़ों का सेवन करिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका एक तीसरी चीज़ है अगर आपको लेना है, तो कोई भी जैसे हमारा लैक्टोबैसिलस का कोई प्रोडक्ट आता है, उसको आप ले सकते हैं। दूसरा दही का सेवन, दही घर की बनाई हुई हो, उसमें थोड़ा-सा पानी मिला लीजिए, उसमें कुछ थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक या चीनी या गुड़ शक्कर मिला कर के दोपहर के समय उसको बिल्कुल पतला पानी जैसा बना के पीजिए, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। जी सर, थैंक यू सो मच। एंड एक क्वेश्चन है मोनिता जी से। वो पूछ रही हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन के बाद पूरा ट्रीटमेंट भी हो गया है, तो उसके बाद उन्हें मैमोग्राफी करानी चाहिए जी, और कितने मैमोग्राफ़ी दिन में? ज़रूर करानी चाहिए और मैं तो जी। कहता हूँ कि उसके बाद में उनको जो सेल्स का जो टेस्ट होता है, जो एक प्रॉपर सेल्स लेकर के उसका टेस्ट किया जाता है कि कहीं और किसी और पार्ट में किसी हद तक कोई कैंसर की सेल्स वहाँ पर रह तो नहीं गई है। उसको दोबारा डिटेक्ट करने के लिए इनको अवश्य करानी चाहिए और उसके बाद में प्रॉपर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो कि कार्सिनोजेनिक हैं। ठीक है? तो ये आगे तक इनका स्वस्थ रहेगा, आगे कोई ऐसी संभावना नहीं होगी। लेकिन उसका जो है एक प्रॉपर डिटेक्शन और उसका कन्फर्म कर लेना ज़रूरी है कि किसी प्रकार की कोई और सेल्स तो वहाँ पर नहीं रह गई है, जिसकी बाद में रीग्रोथ हो जाए। जी सर, थैंक यू सो मच। प्रियादर्शिनी जी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्रियादर्शिनी जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। जी, हेलो, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। जी, सर एक्चुअली मेरा ओवेरियन कैंसर था जी? और मेरा अभी ओवेरियन कैंसर का पेशेंट अच्छा, हूँ सर। ओवेरियन, जी, जी। हाँ सर, ट्रीटमेंट खत्म हो गया है और मैं ओहो! अभी 4 महीना हो गया है आयुर्वेदिक का मेडिसिन ले रहा हूँ। जी, तो अभी मार्च खत्म होने से 5 महीना हो जाएगा। तो जी। सर अभी मेरा कुछ तकलीफ भी नहीं है, ब्लड पैरामीटर सब नॉर्मल है। तो हुँ, सर ये हुँ। मेडिसिन में और कितना कितना दिन तक लेना सही रहेगा देखिए आयुर्वेद का? हाँ, आयुर्वेद का मेडिसिन का मेन काम होता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है? अभी जो आपको हाँ। जो अ, ओवेरियन कैंसर हुआ था तो उसमें आपने कोई सर्जरी वगैरह हुआ है आपका या केवल मेडिसिन से ही ठीक हुआ है? नहीं सर, सर्जरी हुआ है और केमो 6 लिए हैं हमने। हाँ, तो उसमें आपको पूरा ओवरी वगैरह उन्होंने निकाल दिया होगा ना आपका? हाँ, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो अभी इस समय क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है? अभी सर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। वो मैंने तो ठीक हाँ। हाँ सर, बोलिए। हाँ, तो ठीक है अपना डाइट वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिए और जो हुँ, साफ-सफाई का उस पर्टिकुलर एरिया का विशेष ध्यान रखिए कि इन्फेक्शन ना हो उसमें कोई किसी प्रकार का क्योंकि जब ये ओवरी और ये चीज़ें निकल जाती हैं, तो आप जानते हैं हाँ कि सर, कुछ फीमेल हार्मोन जो हैं, वो हमारे ओवरी से ही सीक्रेट होते हैं। तो उसके हाँ बाद सर, में जैसे अर्ली मेनोपॉज़ और ये सारे सिम्पटम्स आपको जैसे चिड़चिड़ापन ये और चीज़ें, है ना? जैसे हेयर ग्रोथ वगैरह हो जाती है चेहरे पर, ये सारे लक्षण आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है, ठीक है? ये कुछ लक्षण मेनोपॉज़ के होते हैं, ये हाँ आपको सर, थोड़ा फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो जैन ओनको के प्रोडक्ट हैं, वो अपना स्ट्रेस लेवल और वो कम करने के लिए उसको आप रेगुलर लीजिए और हाँ करीब 1 सर। ईयर तक लीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। हाँ सर, एक्चुअली वो मेरा सवाल था कि आयुर्वेद मेडिसिन ले रहे हूँ, कितना महीने तक या साल भर तक लेना सही रहेगा? वही सर पूछना था। जी, देखिए अभी जो आपने जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं,
तो उसको कम से अच्छा कम 1 सर। ईयर तक कंटिन्यू रखिए, ठीक है? उसके बाद अच्छा। में फिर टेस्ट वगैरह कराइए दोबारा डिटेक्शन के लिए कि वहाँ पर कोई अच्छा। और सेल्स या ग्रोथ तो नहीं हुई है या कोई दोबारा डेवलपमेंट इस प्रकार का तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हाँ, उसको आप क्लोज़ कर सकते ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रियादर्शनी जी की जो क्वेरी है उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। एंड मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोग एक लास्ट क्वेरी अभी ले लेते हैं, बिकॉज हमारे सेशन की टाइमिंग ऑलरेडी एक्सीड हो गई है। एंड अभी संदीप जी, दीपक जी, अजीत जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। तो मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि सेशन के बाद भी हम लोग आपको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करा सकते हैं। एंड आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो हम जरूर आपको हेल्प करेंगे उसमें। संदीप जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, और आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, 9 months बैक मेरी सर्जरी हुई थी फॉर रेक्टल कैंसर स्टेज 3। जी, 9 महीने पहले जी, अप्रोक्सीमेटली मेरी सर्जरी हुई थी रेक्टल कैंसर के लिए। जी, जी, APR हुआ था जी, और उसको अब 9 महीने हो गए हैं और पिछले 8 महीने से मैं आयुर्वेद की दवाइयाँ ले रहा हूँ। जी, पहला क्वेश्चन तो ये था मेरा डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद कितने टाइम तक मुझे कंटिन्यू करना चाहिए अभी, और जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं डाइट में ऐसे क्या चेंजेस, मतलब क्या मैं डाइट में लूं जिससे रिकरेंस जो है मैं अवॉइड कर सकूं। जी, जी। देखिए, मैंने आपको अभी एक पहले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि ये जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, ये हमारा जो त्रिदोष का सिद्धांत है, उस पे काम करती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमारा जो शरीर के अंदर रोग का समूल वो दोबारा उसको वो रोग की उत्पत्ति ना हो, ठीक है? उस जब तक वो रोग की उत्पत्ति दोबारा नहीं होगी, उस तरह प्रकार की सेल्स बननी बंद नहीं होंगी, तो ये रिकरेंस दोबारा भी हो सकती है। तो एक तो डाइट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इसमें, कि उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। एक मैंने आपको अनार का अभी पहले जो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन उसमें बताया था कि अनार को खाने का तरीका। अनार में जो है आपने उसको चूस करके और उसके जो बीज होते हैं अंदर के उसको फेंक देना है, ठीक है? ये आपका जो है पेट के लिए बहुत लाभकारी एक तरीका है। दूसरा मैंने आपका बताया था जो बिलवादी जो लेह आता है, बिलवादी चूर्ण भी आता है, उसको आप जो है ले सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह-शाम, ठीक है? बिलाजिल करके भी एक कंपनी बनाती है, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा है होता है। तो दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो आयुर्वेद की हमारी मेडिसिन है, वो कारण का समूल समूल नाश करती है। तो उसको अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर भी लेते हैं, तो उसको आगे लेने में उसको बड़ा कोई कोई बुराई नहीं है और वो आपके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाएगी और आपका स्वास्थ्य जो है वो पहले से अच्छा होगा। इसलिए उसको रेगुलर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप 1 ईयर या 2 ईयर तक भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। एंड अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। दीपक जी हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। सीबीडी में जो सीबीडी बोलते हैं, सीबीडी और टीएचसी में क्या डिफरेंस रहता है? जी? सीबीडी और टीएचसी दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए सीबीडी और जो ये जो है हमारी जो कैनाबिनॉइड्स जो है ना, उसका जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले हैं, उसके कंपाउंड हैं, ठीक है? बराबर। हाँ, कंपाउंड है और जो सामान्य जो प्रकार का है जिसको हम कहते हैं डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, उसको हम टीएचसी बोलते हैं और जो बराबर। कैनाबिनॉइड ऑयल्स हैं उसको हम सीबीडी ऑयल बोलते हैं। बराबर। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो टिश्यूज है उसके ऊपर टीएचसी ज्यादा काम करेगी या सीबीडी काम करेगा? देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, उसमें एक तो उसका जो मानसिक रूप से परेशान होता है रोगी। दूसरा हाँ। चीज़ ये है कि इसमें पेन भी कुछ मात्रा तक रहता है। तो इसमें आप जो है सीबीडी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा वर्क करता है और साथ-साथ उसका जो है एंग्ज़ायटी लेवल भी वो कंट्रोल करता है। बराबर।
THC यूज नहीं कर सकते उसमें आप? नहीं, THC भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि अगर आप बात करें कि जो उसको रिजल्ट ज़्यादा जल्दी मिलेगा या ज़्यादा अच्छा मिलेगा, या दोनों चीज़ें उसकी शरीर की मानसिक, क्योंकि कोई भी रोग होता है साइकोसोमैटिक बन जाता है, काफ़ी लंबे समय अगर रोगी बीमार रहता है, तो उसका माइंड भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए उसको साथ-साथ मानसिक आराम की भी ज़रूरत होती है, कि उसके मन में तरह-तरह के विचार ना आएँ, उसका स्ट्रेस लेवल सही रहे, तभी उसकी सेल्स अच्छे से जनरेट कर पाएँगी या रोगी अपनी बीमारी से लड़ पाएगा। तो उसमें CBD ऑयल जो है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा मेरे अनुसार। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच सर। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है कि मेडिकल कैनबिस नींद ना आने, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं, उसमें भी हेल्पफुल, लाइक कितना यूजफुल होता है? जी, देखिए इनसोम्निया की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग एक तो लेट नाइट सोने लगे हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है। फिर दूसरा क्या है कि हमारे कुछ जॉब ऐसे हो गए हैं कि उसमें नाइट ड्यूटी भी होने लगी है और मॉर्निंग भी। तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज़्म है, जो अंदर की हमारी क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से जो है हमें रात को देर तक जागने से सुबह के समय हमारा प्रॉपर दिनचर्या है वो ठीक से प्रकार से शुरू नहीं हो पाती है। तो उसको हम इस जो CBD हमारे ऑयल्स हैं, इसका हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और विदाउट किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी हुए बिना। मतलब कोई उसमें जैसे आप एलोपैथी में कोई मेडिसिन या कोई ट्रैंक्विलाइज़र या कोई भी ऐसी निद्राजनक औषधि आप लेते हैं, तो उसके एक आप आदी बन जाते हैं, उसके एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो इसमें वो एडिक्शन वाला सीन नहीं है। जी। तो उसको आप लेना शुरू कर सकते हैं, बाद में धीरे-धीरे मात्रा घटा करके उसको बंद भी किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल उसमें इनसोम्निया में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है और बहुत अच्छे प्रकार से काम करता है। जी। थैंक यू सो मच सर। आपने इतना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया कैनबिस के बारे में भी, आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स को भी आपने क्लियर किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर आपके और भी कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग जो मैंने हमारा नंबर शेयर किया है और ऐप डाउनलोड की जो लिंक शेयर करी है, आप जरूर उस पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड हम लोग डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर आप डॉक्टर मुफीक के साथ भी कंसल्टेशन चाहते हैं, उनसे भी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो हम उसमें भी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग अब सेशन रैप अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स, आप लोग आए एंड आपने अपनी क्वेरीज पूछी हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम लोग आपके साथ ऐसे काफ़ी सेशंस करेंगे, जिसमें हम कई बातों के बारे में जानेंगे। So thank you so much everyone, and thank you so much doctor. Take care. थैंक यू मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद।